गरीब माँ की 3 बेटियों की भूख। माँ, बचाओ, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। चंदर अपनी पत्नी तुलसी को बड़ी ही बेरहमी से बेल्ट से पीट रहा था। तुलसी का कसूर सिर्फ इतना था कि उस गरीब माँ ने अपनी तीनों बेटियों के भविष्य के बारे में सोचने की गुस्ताखी की। इसलिए उसने बगैर अपने सास और पति से पूछे बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करा लिया। मार और मार चंदर, चमड़ी छील दे। जरा सी ढील छोड़ते ही इस मरजानी को अपने मन मर्जी चलाने की छूट मिल गई। अरे जब इसकी कोख ही बंद हो गई तो अब ये हमारे किस काम की रह गई। पोते की आस तो पूरी होने से रही। घसीट कर निकाल फेंक इस करमजली को, इसकी तीनों बेटियों के साथ घर से बाहर। उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुलसी अपने सामान की गठरी और अपनी तीनों बेटियों 7 साल की तारा, 5 साल की पीहू और 2 माह की मुनिया को लेकर घर से निकल जाती है। तभी पीहू भूख भरी आंखों से अपनी माँ से पूछती है, माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? तुलसी पीहू के पूछे सवाल का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं था। वो बस लफ्जों से मौन होकर मन ही मन भगवान से मिन्नत करती है। विधि लिखने वाले विधाता, सुना है तेरी नजर अपने आप इंसानों पर आठों पहर घिरी रहती है। मेरे पास ना तो एक पैसा है, ना कोई ठिकाना पता। मुझे हौसला देना कि मैं जिस दलदल से अपनी बेटियों को लेकर निकल चुकी हूँ, मुझे मुड़कर वहाँ ना जाना पड़े। कुछ दूर चलने के बाद तारा हांफते हुए बोलती है, बस माँ, अब और नहीं चला जाएगा, पाँव दुख गए। अचानक तुलसी की नजर मंदिर में बज रही घंटी की ओर घूम जाती है, जिसके बाद तुलसी अपनी तीनों बेटियों के साथ सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तभी उस गरीब माँ की आंखों के आगे अपनी गुजरी जिंदगी की बीती यादें झांकने लगती है। तुलसी की शादी हाल ही में चंदर से हुई थी, मगर शादी के पहले रोज से ही तुलसी की सास सुधा ने पोते का राग रटना शुरू कर दिया था। बहू, हर घड़ी काम धंधे में क्यों उलझी रहती है? ला दे, ये बर्तन तेरी माँ जी मांज देंगी। तू मेरे बेटे को खुश कर, तभी तो बनूंगी मैं दादी। अपनी सास की ख्वाहिश सुनकर तुलसी का चेहरा शर्म से लाल गुलाबी हो जाता है और बीतते समय के साथ तुलसी गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद सुधा ना अपनी बहू से मीठे मुंह बात करती है और ना अच्छे से पेश आती है। तुलसी बहू, अरे ओ तुलसी बहू, कहाँ है? जी माँ जी, कहिए। अरे कान क्या अपने मायके कोल्हापुर छोड़कर आई है, या जानकर मेरी आवाज अनसुनी कर रही है? वो माँ जी, तारा को भूख लगी थी तो उसी को खिला रही थी। हाँ हाँ, सारा राशन उस निगोड़ी के पेट में ठूस दियो। पता नहीं पेट है कि नदी जो भरता नहीं, उससे नहीं चलने वाला मेरे घर का राजकाज। मुझे पोते का मुंह दिखा दे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और तुलसी दोबारा गर्भवती होकर बेटी को जन्म देती है, जिसके लिए इस बार तो चंदर भी उस पर चीख चिल्ला पड़ता है। अरे तेरे कोक के बैंक में सिर्फ बेटियों का ही खाता खुलता है क्या? हाँ, जो इस बार भी बेटी पैदा करके मेरी उम्मीद का खाक कर दिया तूने। ये बेटियां पैदा करने पर बैरियर लगा, क्योंकि इस बार मुझे हर हालत में इस घर को चलाने वाला पोता चाहिए, वरना तेरी उन दोनों बेटियों को खौलते दूध में उबाल दूंगी। अपनी दोनों बेटियों को खो देने के ख्याल भर से तुलसी सिहर उठती है, मगर कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। तुलसी ने तीसरी बार भी जब बेटी को जन्म दिया तो उसके पति और सास ने ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी बेटियों को भी दाने दाने पर आफत कर दिया। दिन ढलता गया। भूख के कारण तुलसी की दोनों बेटियां सूख कर आधी हो गई थी। जैसे तैसे मुनिया को माँ का दूध मिल रहा था, मगर तुलसी को खाना न मिलने के कारण दूध भी नहीं मिलता है। तारा दीदी, मुनिया क्यों रो रही है? क्या उसे भी हमारी तरह भूख लगी है? मुनिया को भी बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो दादी से कुछ खाना मांगते हैं। कई दिनों की भूखी प्यासी पीहू और तारा अपनी दादी के पास आकर खड़ी होकर उसे स्वादिष्ट खाना खाते देखकर भूख भरी नजरों से उसे देखने लगती है। तुम दोनों बहनें क्या करने आई हो यहाँ? चलो भागो यहाँ से। दादी माँ, अपने हाथों से हमें थोड़ा खाना खिला दो ना, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है दादी। और दादी माँ, हमें थोड़ा सा दूध भी दे देना, मुनिया को बहुत जोरों की भूख लगी है। सख्त दिल सुधा अपनी नन्ही पोतियों की आंखों में उतरी भूख को अनदेखा करती हुई उन्हें जोरदार थप्पड़ मारकर अपने कमरे से बाहर धक्का मारकर बोलती है, तुम निखट्टू लड़कियों को खाना देने से भला मैं सारा खाना कुत्तों के आगे परोस दूं, और मेरा बस चले तो तुम्हें जहर की घुट्टी घोलकर पिला दूं, फिर हमेशा के लिए भूख की आग बुझ जाएगी। अपनी दादी सुधा देवी की दरिंदगी देखकर भूख से तमतमाई उन बच्चियों की आंखें भीग जाती है। ऐसे ही दिन ढलता जाता है और बिगड़ते हालात को देखकर तुलसी बोलती है,
हे भगवान, इस घर के लोगों के अंदर से जैसे इंसानियत मर ही गई है। ना तो मेरी सास का सताव खत्म हो रहा है, ना ही मेरा पति मेरी बेटियों का हाल पूछ रहा है। मगर मुझ माँ ने तो इन्हें अपने खून से सींचकर 9 महीने अपने गर्भ में ढोया है, तब जाकर ये दुनिया में आई है। इससे पहले कि मेरी बेटियां भूख से दम तोड़ दे, अब मुझे ही मेहनत करनी होगी। और उस रोज तुलसी अपने सास और पति को घर पे ना पाकर चोरी छिपे बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करा लेती है, जिसकी सजा उसे और उसकी बेटियों को छत छीनकर भोगना पड़ता है। तुलसी अपनी तीनों बेटियों के साथ सड़क की ठोकर खाते यूं मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाती है। क्या तुलसी अपनी तीनों बेटियों की भूख को मिटा पाएगी, उनका भविष्य संवार सकेगी? ये देखने के लिए हमें कहानी को आखिरी कड़ी से जोड़ना होगा। अगली सुबह जब तुलसी और उसकी तीनों बेटियों की आंखें खुलती है तो मंदिर में भंडारा बंटता देखकर तुलसी अपनी बेटियों को भरपेट खाना खिलाती है। अरे माँ, ये पूरी और सब्जी कितनी स्वादिष्ट है। आज तो हमें पेट भर खाना नसीब हुआ है। हाँ पीहू, देखो हमारी छुटकी सी मुनिया भी कैसे हलवे की मिठास का मजा चख रही है। तारा, पीहू, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। मेरे पीछे से तुम मुनिया का ख्याल रखना। हाँ माँ, आप जाओ। मैं और पीहू मुनिया का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद तुलसी काम की तलाश में निकल पड़ती है और दिन भर की कोशिश के बाद अचानक उसकी नजर चल रहे मलबे के काम पर घिर जाती है। साहब, मुझे भी कोई काम दे दीजिए। मुझ पर मेरी 3 बेटियों की भूख और भविष्य की जिम्मेदारी टिकी है। यकीन दिलाती हूँ कि मेरे काम में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। तुलसी की आंखों में रोजगार की भूख देखकर वहां का मालिक सुखदीप उसे काम पर रख लेता है। हाँ बहन, क्यों नहीं, तुम ये काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप नहीं जानते ये काम मेरे लिए कितना जरूरी है। मुझे शुक्रिया मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हर इंसान अपने भाग्य का खाता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। ये बगल में मलबे का काम कर रहे मजदूरों को रहने के लिए बंदोबस्त है। तुम अपनी बेटियों को भी यहीं ले आओ। ये सुनकर तुलसी की खोई हुई आशा लौट आती है और वो अपनी तीनों बेटियों के साथ मजदूरों से भरी उस कैंप में रहने लगती है, जिससे उसके सर से खोई हुई छत वापस मिल जाती है। और उस दिन के बाद से फिर कभी भी उस गरीब माँ की बेटियों को भूख की भट्टी में नहीं झुलसना पड़ता। और साथ ही अपनी माँ की मेहनत को देखकर तीनों बच्चियां भी खूब मन लगाकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और इस तरह हालात उनके बस में हो जाता है। हमें तो लूट लिया मिलकर इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। चारों तरफ होली की होड़ मची हुई थी। गली मोहल्ला रंगों में डूबा हुआ था। वहीं शिल्पा की दोनों बेशरम बहुएं कंगना और बिपाशा जोर जोर से ऊपर बजाकर हॉल में नाच रही थी। वहीं सोफे पर बैठी सास उन्हें गुस्से से घूर रही थी। अरे बस भी करो मेरी बेशरम बहुओं, होली के नाम पर तुम दोनों ने हॉल में ये जो अश्लीलता फैला रखी है ना, अगर गांव की किसी औरत ने देख लिया तो तुम्हारी सास की थू-थू हो जाएगी। रिलैक्स सासू माँ, हम रंग से होली तो खेल रहे हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, लेट्स गो बिपाशा, बाहर चलकर होली खेलते हैं। दोनों बहुएं शॉर्ट्स पहनकर होली खेलने रंग गुलाल लिए बाहर निकल जाती हैं। अरे ठहर जाओ बहुओं, हे राम जी, मेरी मॉडर्न बहुओं के सर पर तो फाक का पितूर ऐसे चढ़ गया है कि आज ये एक नहीं सुनने वाली। सुरभि बहू, अरे ओ संध्या बहू, जरा एक ग्लास पानी ले आना। अचानक किचन के अंदर से 2 घूंघट वाली बहू ग्लास में पानी लेकर बाहर आती हैं। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। क्या हुआ माँ जी, आप परेशान लग रही हैं? और माँ जी, हमारी मॉडर्न देवरानियां कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे तुम्हारी देवरानियां दिमाग से पैदल हो गई हैं। माँ जी हुआ क्या है? अरे इससे बुरा और क्या होगा, दोनों निखट्टू निक्कर पहनकर मर्दों के बीच होली खेलने गई हैं। जाओ पकड़ कर ले आओ उन्हें। इतने के बाद दोनों घूंघट वाली बहू अपनी मॉडर्न देवरानी को ढूंढने निकल पड़ती हैं। वहीं शिल्पा कहती है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इन मॉडर्न मलिकाओं को अपनी बहू बनाने की ठानी थी। हफ्ते भर में ही नाच नचा कर रख दिया इन दोनों ने। आखिर इन 1 हफ्तों में शिल्पा के साथ ऐसा क्या क्या हुआ होगा, आइए देखते हैं। 1 हफ्ते पहले
बड़े ही धूमधाम से शिल्पा ने अपने चारों बेटों की शादी सुरभि, संध्या, कंगना और बिपाशा से की थी, जिसमें सुरभि और संध्या ने लंबा घूंघट किया था, जिसे देख पड़ोस में रहने वाली प्रेमलता बोलती है, शिल्पा, लगता है तेरी चारों बहुओं ने 4 घाट का पानी पिया है। 2 बहुओं के घूंघट से संस्कार छलक रहा है, मगर ये बाकी की 2 बहुएं कितनी ढीठ और बेशरम है। 1 पैसे की शर्म हया नहीं इनकी आंखों में। ये सुनकर बिपाशा प्रेमलता को फटकारते हुए बोलती है, हे यू ओल्ड लेडी, तुम होती कौन हो हमें जज करने वाली? हमारा जो मन करेगा हम पहनेंगे, बिकॉज ये हमारी बॉडी है। जस्ट गेट लॉस्ट ब्लडी बुढ़िया। राम राम राम, देखो तो कितनी मुंहफट है ये दोनों। शिल्पा, देख लेना, तेरी ये शहरी मॉडर्न बहुएं तेरी नाक कटा देंगी। इसके बाद सभी औरतें चली जाती हैं और सास अपनी मॉडर्न बहुओं को समझाते हुए बोलती है, बहू, क्या जरूरत थी उसे बुरा भला कहने की। सास के समझाने पर भी बहुओं पर कोई असर नहीं होता और वह उसे भी 4 बातें सुना देती हैं। What the hell सासू मॉम, आपने सुना नहीं उस सड़ू बुढ़िया ने क्या बोला? मगर देवरानी जी, अगर पल भर के लिए तुम घूंघट कर ही लेती तो क्या बिगड़ जाता? मैं क्यों करूं घूंघट? हाँ, और वैसे भी ये घूंघट का झंझट हमारे बस की नहीं है। ना ही हमसे इस गज भर के घूंघट के पीछे अपना चेहरा छुपकर किश्तों में जिंदगी काटना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये कहकर दोनों मॉडर्न बहुएं पैर धमकते हुए कलश को जोर से लात मारकर अंदर चली जाती हैं। हाय रे, मेरी मॉडर्न बहुएं तो बिना मेरी सुनी अपनी ही सुना गई। चिंता मत कीजिए माँ जी, हमारे ख्याल से हमारी देवरानी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। शिल्पा अपनी दोनों घूंघट वाली बहू की बात से राजी हो जाती है, मगर अगली सुबह दोनों मॉडर्न बहुएं शॉर्ट रफू जीन्स और शर्ट पहने अपने ससुर के बराबर बगल में बैठ जाती हैं। गुड मॉर्निंग डियर डार्लिंग डैडी जी। इस पर सत्यम अपनी मॉडर्न बहू के छोटे कपड़े देखकर गुस्से से चिल्ला पड़ता है, शिल्पा, अरे ओ शिल्पा, अरे कहाँ हो भाग्यवान। इस पर दोनों घूंघट वाली बहू भागी भागी हॉल में आती हैं। तभी सुरभि की साड़ी किचन के बाहर उभरे ओट में अटक जाती है और वह धम्म से गिरती है। माँ! सुरभि, तुम ठीक तो हो? अब इतना लंबा चौड़ा घूंघट करके घर में घूमोगी तो रायते की तरह तो फैलोगी ही ना। और नहीं तो क्या, हमें देखो, हम दोनों अपने फैशन और फ्रीडम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। बिपाशा, इसे फ्रीडम नहीं बल्कि बेहूदगी कहते हैं, क्योंकि बड़ों के आगे शर्म करना ही औरत का असली गहना होता है। रहने दे संध्या बहू, ये बात इन शहरी सरफिरी बहुओं के पल्ले नहीं पड़ेगी। ओह प्लीज पॉप्स, आप भी सासू मॉम की तरह शुरू मत होना, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम अपने कपड़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, मगर दोनों मॉडर्न बहुएं ढीठ की तरह छोटे छोटे कपड़े पहनने से बाज नहीं आती। इसी बीच होली का त्योहार भी पास आता है। सुरभि, संध्या बहू, जल्दी से होली के सामानों की लिस्ट बना लो। ये रही लिस्ट माँ जी, अब चले? हाँ चलो। सासू मॉम, हम भी आपके साथ मार्केट चलेंगी होली की शॉपिंग करनी। आफ्टर ऑल ये हमारी पहली होली है। ये सुनकर शिल्पा और उसकी दोनों घूंघट वाली बहू उन्हें घूरने लगती हैं। बहू, अगर तुम भरे बाजार में ये मॉडर्न गिरी झाड़ोगी तो बवाल मच जाएगा। अगर चलना है तो कुछ ढंग का पहन लो। यू मीन टू से सासू माँ की हमें आपकी घूंघट वाली बॉडम बहू की तरह 6 मीटर की साड़ी पहनकर घूंघट में चलना होगा? हाँ बिल्कुल। ओह बट हम अपना मॉडर्न लुक सिर्फ मार्केट जाने के लिए बदलेंगी। हम आते हैं। कंगना, बिपाशा, अगर तुम कहो तो साड़ी पहनने में हम तुम्हारी हेल्प कर दें? सुरभि की बात सुनकर कंगना अंग्रेजी झाड़ती हुई कहती है, थैंक्स बट नो थैंक्स, हम एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर में कंगना और बिपाशा साड़ी पहनकर बाहर आती हैं। तभी 2 कदम चलते ही उनकी साड़ी खुल जाती है, जिसे देख सास आंख बंद कर लेती है। हाय हाय हाय, यही है तुम्हारी एडजस्टमेंट? ओहो हमारी सासू मॉम, आप आंखें क्यों बंद कर रही हैं? साड़ी ही तो खुली है, हमने पेटीकोट तो पहना है। अब हम घूंघट वाली बहुओं को तुम्हें साड़ी पहनने का ट्रायल देना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, अब हम दोनों मॉडर्न बहुएं मीशो से ही घर बैठकर होली की शॉपिंग कर लेंगे। इसी तरह गुजरते लम्हों के साथ घूंघट वाली और मॉडर्न बहुओं की होली का दिन आ जाता है। हाँ, ये देखते हैं आगे की कहानी। दोनों मॉडर्न बहुओं को छोटे कपड़े में होली खेलता देखकर मोहित और चमन नाम के 2 मनचले उन्हें छेड़ने लगते हैं। Do me a favor, let's play होली। ये क्या बदतमीजी है? अरे मैडम जी, बुरा न मानो, होली है। चल कंगना, हम कहीं और चलकर होली खेलते हैं। अरे कहाँ चल दी मैडम, कहो तो तुम्हारे गोरी गोरी गालों पर हम गुलाल लगा दे। चमन ऐसा कही रहा होता है, तभी दोनों घूंघट वाली बहू उन्हें डंडों से धाएं धाएं मारने लगती हैं। अरे जरा सी होली हमारे साथ भी तो खेलो,
तुम जैसे मंचलों की छुट्टी करना तो हम देसी बहुओं के दाएं हाथ का खेल है। अरे मोहित बचा यार, वरना ये घूंघट वाली लुगाई आज लठ मार होली की आड़ में कहीं हमारा कचू मरीना निकाल दें। इतना कहने के बाद मोहित और चमन वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों मॉडर्न बहू की नजर नीची हो जाती है। आई एम सॉरी जेठानी जी, आज आप समय रहते नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। कंगना, बिपाशा, जानती हो इंसान को उसका पहनावा उसे मॉडर्न नहीं बनाता, बल्कि उसकी सोच उसे मॉडर्न बनाती है। तुम्हारे लिए ये घूंघट घुटन है, मगर हम दोनों के लिए ये प्रोटेक्शन है। इंसान को जैसा देश हो वैसा ही भेष रखना चाहिए, समझे? आप सही कह रही हैं जेठानी जी। अगले ही पल दोनों मॉडर्न बहुएं सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होकर अपनी घूंघट वाली जेठानियों के साथ जमकर होली खेलती हैं। उस वक्त ना बहुओं के बीच घूंघट की आड़ थी, न छोटे कपड़ों की तकरार थी, जिसे देख शिल्पा भी खुशी से भर उठी थी।